कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था? ये पढ़ लिया था कल हमने अवक्रिया की वेग को प्रभावित करने वाले कारक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम और दर समीकरण, दर नियम। ये दोनों लगभग लगभग एक जैसे ही हैं। ठीक है, पहले हम द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम समझते हैं। ये 11th में भी अपन ने पढ़ा है, 12th में भी ये इम्पोर्टेंट है ना। ये बीच में एक बार और आया था द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं ये होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है, तो सभी हेडिंग डाल लो सभी बच्चों, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या होता है? देखो, अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है, ये नियम होता है। अभिक्रिया की दर, सभी लिखो, अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है। माने अभिकारकों की सांद्रता को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यदि वर्ड न लिखें, अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है। स्थिर ताप पर आप कैसे लिखोगे? स्थिर ताप पर किसी भी अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है। चाहे वो कोई भी अभिक्रिया हो, उसकी अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है। यदि अभिकारक की सांद्रता ज्यादा होगी तो दर ज्यादा होगी, और अभिकारक की सांद्रता कम होगी तो दर कम होगी। जैसे मान लो मैंने कोई अभिक्रिया दे दी, तो मैं A + B गिव्स, आगे फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं अपन, मैंने कहा इसमें बैकवर्ड की बात नहीं करेंगे। C + D, या उत्पाद भी लिख सकते हो इसकी जगह, C + D की जगह उत्पाद लिखो, कुछ न कुछ तो बनेगा ये उत्पाद। ठीक है, ये कोई अभिकारक है A और B, इससे उत्पाद बन रहा है। इसमें मैं द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाता हूं, तो अभिक्रिया की दर समानुपाती होगी किसके? अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता कितनी है? A × B। इसने क्या कहा? अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है। और भी इस नियम को अपन एक्सटेंशन कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। अभिकारक यदि एक से ज्यादा हो तो अभिकारकों के गुणनफल के समानुपाती होती है। देखो, एक से ज्यादा अभिकारक है, यदि एक होता तो यहाँ पे एक ही अभिकारक आता, दो अभिकारक है तो अभिकारकों के गुणनफल के समानुपाती होती है अभिक्रिया की दर। ठीक है, अब इसके आगे कितना? अभी एक एक, तो वैसे ऊपर क्या लगा है इस पे घात एक एक अभी फिलहाल तो। ठीक है, यदि मान लो मैं इसमें A और B लगा दूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? A और B। लेकिन ये ध्यान रखना, ये A और B कभी कभी तो ये गुणांक होते हैं और कभी कभी ये गुणांक नहीं होते। ये गुणांक कैसे आते हैं अपन आगे इसको समझेंगे, दर नियम पढ़ेंगे तब। ये जो घात है ये कभी कभी तो बिल्कुल सेम यही आती हैं, कभी कभी ये घातें बदल जाती हैं। ये कारण क्या है ये आगे अपन दर नियम पढ़ेंगे। एक्चुअल में ये घातें प्रयोगों से आती हैं कि ये घात कितनी होगी किसी भी अभिक्रिया पर। ठीक है, ये अपन आगे अभी समझेंगे। अब देखो, अभिक्रिया की दर को हम R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दर मतलब होता है R बराबर K × A पे घात A × B पे घात B। समझ में आया इतना? फिर आप कहोगे कि K क्या है, तो अपन यहाँ लिखेंगे जहां K बराबर, आप सब जानते हो कि एक नियतांक है जिसे दर स्थिरांक कहते हैं। K एक नियतांक है जिसे दर स्थिरांक कहते हैं। 11th का पोर्शन है वैसे तो ये। K एक नियतांक है जिसे दर स्थिरांक कहते हैं। कोई तुमसे पूछे कि K क्या है तो तुरंत बोल दो कि ये दर स्थिरांक है। आगे अपन इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, उसको पढ़ेंगे। A क्या है?
ए क्या है? अविकारक ए की सांद्रता। ये क्या है? अविकारक ए की सांद्रता। बी क्या है? ये देखो बी और ये चिन्ह, ये जो कोष्टक होता है ये क्या होता है? सांद्रता को दर्शाता है। इसके अंदर जो लिखा है उसको बोलते हैं बी की सांद्रता। तो ये बी है क्या वैसे? अविकारक। तो अपन लिखेंगे अविकारक बी की सांद्रता। ठीक है, क्लियर हुआ ये? अच्छा, ए और बी क्या है? ए कॉमा बी इस समीकरण के रस समीकरण मिति गुणांक है। ए और बी को हम बोलते हैं रस समीकरण मिति गुणांक। रस समीकरण मिति गुणांक। ठीक है, ए और बी रस समीकरण मिति गुणांक है। इतना क्लियर हो गया? अब आप, ये तो नियम तो खत्म हो गया, जैसे आ गया तो आप लिख दोगे कि स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है। यदि अभिकारक एक से अधिक है तो अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। रही बात इस घात की, तो इस घात को हम नहीं बता सकते बिना एक्सपेरिमेंट के कि ये घात क्या होगी। ये गुणांक रस समीकरण मिति गुणांक यहाँ आ भी सकते हैं और नहीं भी। ये आगे जाके हम दर समीकरण पढ़ेंगे तब हमें ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, बोलो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम समझ में आ गया? चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको हटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन लिखो, दर समीकरण या दर नियम से आप क्या समझते हो? ठीक है, क्वेश्चन सभी बच्चे नोट करो, अपना पेन कॉपी जरूर लिया करो, तभी समझ में आएगी केमिस्ट्री। दर समीकरण या दर नियम। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं दर समीकरण या दर नियम क्या है। तो देखो, बिल्कुल द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम जैसा ही है। दर नियम ये कहता है कि ये एक ऐसा व्यंजक है जो यह दर्शाता है कि अभिकारकों की सांद्रताओं पर घात कितनी लगी है। यानी ये घात को बताता है। समानुपाती तो होती ही है, वो तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से है ही कि क्रिया की तरफ कारकों की सांद्रता की समानुपाती होती है। लेकिन दर समीकरण ये बता देगा कि इस पर घात कितनी लगी है। यदि हम दर समीकरण दे दें किसी को तो वो तुरंत बता देगा कि दर समीकरण मिति में जो घात लगी है वो कितनी कितनी है, दिख जाएंगी सामने। देखो, पहले इसकी भाषा पढ़ ले। वह व्यंजक जो यह दर्शाता है, दर समीकरण क्या है? एक ऐसा व्यंजक, एक ऐसा समीकरण है जो यह दर्शाता है कि अभिक्रिया की दर वास्तव में अभिकारकों की सांद्रताओं पर लगी किस घात पर निर्भर करती है। अब देखो, इसको हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे। माना एक सामान्य अभिक्रिया निम्न है, कोई भी अभिक्रिया लिख लो। लिखो, माना एक सामान्य अभिक्रिया निम्न है। ठीक है, वो सामान्य अभिक्रिया मैंने मान ली, मान लो A इंटू ए प्लस बी इंटू बी गिव्स उत्पाद। अब इसमें लगाओ तुम दर समीकरण यानी दर नियम से। दर नियम क्या कहता है? देखो, दर नियम कहता है कि अभिक्रिया की दर बराबर K इंटू अभिकारक A और अभिकारक B पे घात। A और B
हो भी सकती हैं और नहीं भी, इसीलिए मैं इनकी जगह घात लगा रहा हूं m और n। मतलब यदि मैं लिखूं जहां m तथा n को प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है, प्रयोगों द्वारा इनको m और n को प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है, इनका मान संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण को देखकर अपन बता भी सकते हैं कि ये होगा और नहीं भी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वही हो। संतुलित समीकरण के गुणांक हो भी सकते हैं और नहीं भी, और नहीं भी। मतलब ये गुणांक संतुलित समीकरण को आप देख के, जैसे ए और बी थे, तो ये m और n के मान a और b के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। हालांकि द्रव्यानुपाती क्रिया में ऐसा कुछ बताया नहीं था उन्होंने, उन्होंने तो सिर्फ समानुपाती होता है ऐसा बताया, लेकिन ये समानुपाती होता है ये तो बात मानता है, लेकिन इस बात को दर समीकरण नहीं मानता कि ये गुणांक, ये घातें हो भी सकती हैं और नहीं भी। लेकिन ये कैसे निकलेंगी? ये एक्सपेरिमेंट से निकलती है, प्रयोग से निकलती है। ये प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध हुआ है कि ये घात कई बार रस समीकरण मिति गुणांक आ जाते हैं और किसी किसी अभिक्रिया में नहीं आते। तो ये हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ही बताएंगे, लेकिन तुमसे एग्जाम में कभी भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि कोई अभिक्रिया दे दी जाए और तुमसे कहें कि इनकी घात बताओ, नहीं पूछेगा वो, क्योंकि वो चीज काय से आ रही है? एक्सपेरिमेंट से। और तुम एग्जाम में एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो, तुम एग्जाम में पेपर दे रहे हो, है ना? तो एक्सपेरिमेंट वाली वैल्यू वो तुमसे कभी नहीं पूछेगा। हाँ, तुम्हें वो दर समीकरण यदि दे देगा तो तुम घात बता दोगे। जैसे मैंने ये दर समीकरण तुम्हें दे दिए, ये क्या है? दर समीकरण है। मैं कहूँ बताओ इनकी घात, तो तुम तुरंत बोल दोगे सर m और n है। हो सकता है इनकी जगह 2 और 3 दे दे तो भी तुम बता दोगे सर 2 और 3 है। तो यदि हमें दर समीकरण दिया हो तो हम अब कारकों पर लगी घातों का अनुमान लगा सकते हैं, बता सकते हैं कि अब कारक के आगे कितनी, अब कारक को कितनी कितनी घात लगी होगी। अब देखो ये लाइन बोल रही है, ध्यान से समझो। वह व्यंजक, कहाँ है वह व्यंजक? जरा, वह व्यंजक जो यह दर्शाता है कि अभिक्रिया की दर, ये रही अभिक्रिया की दर, वास्तव में अभिकारकों की सांद्रताओं, अभिकारक की सांद्रता ये नहीं, अभिकारकों की सांद्रताओं पर लगी किस घात पर निर्भर करती है। मतलब यह समीकरण हमें ये बताता है अभिक्रिया की दर अभिकारकों पर लग, अभिकारकों की सांद्रताओं पर लगी किस घात पर निर्भर करती है। जैसे मैंने तुमसे कही कि बताओ अभिकारक की सांद्रता, इस दर समीकरण को देखकर मुझे बताना कि अभिकारकों की सांद्रता पे घात क्या लगी है। तो मैं एक दर समीकरण दे रहा हूँ, दर समीकरण, दर समीकरण यानी अभिक्रिया की दर, मैं एक दे रहा हूँ अभिक्रिया की दर बराबर के ए पे घात 3 और बी पे घात 2। तो बताओ किस पर निर्भर करती है अभिक्रिया की दर? 2 और 3 पर निर्भर करती है। लो अब देखो ध्यान से, अभिक्रिया की दर इस समीकरण में आपने पहचान ली कि 2 और 3 पर निर्भर करती है। यदि ये बढ़ेगी घटेगी तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगी घटेगी। तो यदि हमें दर समीकरण दिया हो तो हम बता सकते हैं कि अभिकारकों की सांद्रता किस घात पर निर्भर करती है। दर समीकरण की डेफिनेशन फिर से देखो, वह व्यंजक युद्ध यह दर्शाता है कि अभिक्रिया की दर वास्तव में अभिकारकों की सांद्रताओं पर लगी किस घात पर निर्भर करती है। ये घात प्रयोगों द्वारा सिद्ध हुआ है
कि ये घात रस समीकरण मितीय गुणांक हो भी सकते हैं और नहीं भी, कई बार सेम आ जाते हैं और कई बार सेम नहीं आते, ये एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है, आप नहीं बता सकते किसी अभिक्रिया को देख के। क्लियर हुई? बताओ। अब देखो, अच्छा के क्या है, के बताना, के क्या है, तथा के बराबर, के को क्या बोलते हैं, दर स्थिरांक, दर स्थिरांक, ये है दर स्थिरांक। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आता है वो आता है दर स्थिरांक से आप क्या समझते हो, हेडिंग डाल लो दर स्थिरांक, दर स्थिरांक की, इसको हमें समझना, इससे आप क्या समझते हो। तो इसकी भी डेफिनेशन इसी समीकरण से बन जाएगी। देखो, पहले लिखेंगे माना एक सामान्य अभिक्रिया निम्न, माना एक सामान्य अभिक्रिया, कौन सी, वही ले लो सिंपल सी, A प्लस बी इंटू गिव्स उत्पाद, इसमें लगा दो दर नियम, दर नियम, और दर नियम क्या कहता है, अभिक्रिया की दर बराबर दर स्थिरांक के इंटू ए की सांद्रता पे घात ए हो भी सकती है और नहीं भी, तो मैंने एम लगा दिया, और बी पी घात बी हो सकती है और नहीं भी, तो मैंने एन लगा दिया। मैंने एम और एन के मान ए और बी के बराबर हो सकते हैं और नहीं भी। दर बराबर के, ए पे घात एम और बी पे घात बी की सांद्रता पे घात एन है। यदि मैं सांद्रताओं को इकाई कर दूं, दोनों सांद्रताओं को क्या कर दूं, इकाई मान लूं, माने ए की सांद्रता भी एक कर दूं और बी की सांद्रता भी एक कर दूं, तो बताओ अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर बराबर के, इसकी सांद्रता कितनी कर दी मैंने, एक, इसकी भी सांद्रता कितनी कर दी, एक, तो बताओ अभिक्रिया की दर किसके बराबर आ गई, के, और के को हम क्या बोलते हैं, दर स्थिरांक। बताओ के को हम क्या बोलते हैं, दर स्थिरांक। तो अभिक्रिया की दर किसके बराबर हो गई, दर स्थिरांक के। अभिक्रिया की दर को हम आर कहते हैं और दर स्थिरांक को हम के कहते हैं। तो बताओ इसकी डेफिनेशन आ गई अभिक्रिया की दर की, कैसे बनाओगे डेफिनेशन, मन में सोचो एक बार, कैसे बनाओगे, इकाई सांद्रता, ये सांद्रताएं क्या कर दी हमने, इकाई, इकाई सांद्रता में अभिक्रिया की दर को ही दर स्थिरांक कहते हैं। इकाई सांद्रता में अभिक्रिया की दर को ही दर स्थिरांक कहते हैं। लो, इसकी डेफिनेशन आ गई दर स्थिरांक की, इकाई सांद्रता में अभिक्रिया की दर को ही दर स्थिरांक कहते हैं। सांद्रता यदि इकाई मान ली जाए तो अभिक्रिया की दर ही क्या कहलाती है, दर स्थिरांक कहलाती है। मुझे बताओ कि ये दोनों कब बराबर होंगी, जब सांद्रताएं इकाई होंगी। अच्छा, अभिक्रिया की दर की आपने इकाई क्या मानी थी, जानते हो, अभिक्रिया की इकाई क्या होती है, सांद्रता, दर क्या होती है, सांद्रता बटे समय, और सांद्रता की होती है मोल प्रति लीटर और समय की होती है सेकंड। तो ये आ गई मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, और दर स्थिरांक की भी इकाई क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी, लेकिन ये तभी होगी जब सांद्रताएं क्या हो, इकाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। किसकी विशेषता पढ़ेंगे, दर स्थिरांक की विशेषता। समझ में आया कि नहीं, बताओ जल्दी से, आ गया, बहुत अच्छी बात। किसी को नहीं आया तो बोल सकता है, मैं दोबारा भी समझा दूं। और क्वालिटी कैसी आ रही है, क्वालिटी, यदि किसी भी बच्चे की क्लियर नहीं आ रही हो तो वो बता दे मुझे कि क्लियर नहीं है, कमेंट में बता दे, किसी भी बच्चे की, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि डिवाइस से
क्लियर आ रही है कि नहीं? पैसा खर्च होगा ना लाने। चलिए अब हेडिंग डाल लो दर स्थिरांक की विशेषता। दर स्थिरांक की विशेषताएं। दर स्थिरांक की विशेषताएं। देखो पहली विशेषता इसकी लिखो सब। दर स्थिरांक अभिक्रिया की दर का मापक होता है। यानी कि मैं यदि फॉर्मूला लिखूं अभिक्रिया की दर, ध्यान से देखना, दर इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अभिक्रिया की दर बराबर के ए की सांद्रता और बी की सांद्रता, इस पे घात मान लो एम है और इस पे घात m है। ठीक है, तो बताओ ये जो दर स्थिरांक है के क्या है? दर स्थिरांक। और ए और बी क्या है? ये सांद्रता है। मान लो मैं के का मान इसमें से निकालूं तो बताओ क्या होगा? अभिक्रिया की दर बटे यही होगा। दर बराबर क्या होगा? वो दर स्थिरांक बराबर क्या होगा? दर बटे सांद्रता। अब तुम ध्यान से देखो, फर्स्ट पॉइंट है कि दर स्थिरांक अभिक्रिया की दर का मापक होता है। यानी कि ये दर स्थिरांक है अभिक्रिया की दर को मापता है। कैसे? समानुपाती हुआ। यदि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। यानी कि दर स्थिरांक का मान पता है, बढ़ाओगे घटाओगे तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगी घटेगी। यानी कि ये इसका क्या है? मापक। इनका तो तुम्हें पता ही है। ये क्या होगा? ये हर अभिक्रिया के लिए कांस्टेंट होता है। अलग होगा लेकिन कांस्टेंट होगा, बदलेगा नहीं। यानी कि ये बहुत कम चेंज होता है। कब चेंज होता है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। यानी इसको बढ़ाओगे घटाओगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी घटेगी। तो दर स्थिरांक अभिक्रिया की दर का मापक होता है। ठीक है, इसका मान जितना अधिक होगा अभिक्रिया की दर उतनी ही अधिक होगी। यानी कि यदि दर स्थिरांक का मान जितना अधिक होगा अभिक्रिया की दर भी उतनी ही अधिक होगी। कुल मिला के ये दोनों क्या है? एक दूसरे के समानुपाती। दूसरा पॉइंट देखो, दर स्थिरांक का मान अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। दर स्थिरांक का मान अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। अभिकारकों की सांद्रता पर कैसे निर्भर नहीं कर रहा? सोचो जरा, सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। सोचो, के का मान अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। कैसे नहीं करता? देखना, ये रहा के दर स्थिरांक, ठीक है, इसका मान अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। यानी कि के इनको हम बढ़ाएं चाहे घटाएं पर के अपरिवर्तित ही रहेगा। के कभी नहीं बदलता। ये ऐसा कह रहा है कि यदि अभिकारक की सांद्रता हम चाहे डबल कर दें चाहे ट्रिपल कर दें, कुछ भी कर दें, के का मान नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदल रहा भाई? ये चेंज हो रहा है। तो ये सोचो एक बार दिमाग में कि ये बदल रहा है तो ये क्यों नहीं बदल रहा? ये इसीलिए नहीं बदल रहा क्योंकि आप इसको बढ़ाते हो। बताओ आपने क्या बढ़ाई? सांद्रता। सांद्रता आपने बढ़ाई तो दर भी तो बढ़ेगी उतनी। जे आपने दोगुनी कर दी तो ये भी तो आपकी दोगुनी हो जाएगी। होगी कि नहीं? मान लो दर आपकी थी 4 और ये थी आपकी 2, आपने इसको क्या कर दिया? दोगुना, तो ये भी क्या हो गई? दोगुना। तो ये आ गया 8 और ये आ गया 4। आंसर अभी भी देखो अनुपात में है, 4 दूनी 8। पहले भी आंसर क्या रहा था? 2 दूनी 4। पहले भी आंसर 2 था, अब भी आंसर 2। माने के का मान कभी नहीं बदलता यदि आप इनको चेंज करते हो तो। अब कारकों की सांद्रता को चाहे दुगना करो चाहे 3 गुना करो, कुछ भी करते रहो, इसके मान से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 गुना 3 गुना 4 गुना 10 गुना, क्योंकि इसको बढ़ाते हो तो दर भी तो बढ़ती है। सांद्रता पर क्या होती है? दर समानुपाती। तो सांद्रता यदि दुगुना तिगुना करते हो तो दर भी दुगनी तुगनी हो, दोनों का अनुपात के क्या है? बराबर ही आएगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि
दर स्थिरांक का मान हर एक अभिक्रिया के लिए कांस्टेंट रहता है, लगभग बराबर होता है। आप सांद्रता को बदलो चाहे नहीं बदलो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए तो इसको कांस्टेंट कहते हैं, नियतांक कहते हैं, स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट बोलो, समझ में आया कि के का मान अब कारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। अब आता है थर्ड पॉइंट, प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक निश्चित ताप पर दर स्थिरांक का मान भी निश्चित होता है। प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक निश्चित टेम्परेचर पर अभिक्रिया की दर स्थिरांक का मान भी क्या होता है, निश्चित होता है। यदि आप टेम्परेचर को स्थिर कर दो तो के का मान भी क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। हमेशा के का मान किस पर, ताप पर निर्भर करेगा। ताप यदि बदलते हो तो आपका के का मान बदल जाएगा। ताप से ऐसा क्या हो जाएगा कि के का मान बदल जाएगा। देखो मैं तुम्हें बताता हूं कि ताप से क्या होता है। आगे मैं तुम्हें एक समीकरण पढ़ाऊंगा, आर्हीनियस समीकरण, a इंटू ई टू दी पावर माइनस ई अपॉन आर टी। के क्या है, दर स्थिरांक, ए आर्हीनियस स्थिरांक, ये आधार है, ई एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस कांस्टेंट है और टी है टेम्परेचर। यदि आप ताप बढ़ाओगे घटाओगे तो के भी परिवर्तित होगा, यानी ताप पर निर्भर करता है के। अच्छा, मैंने तुम्हें दर को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ाए थे, उसमें कहा था कि ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है क्योंकि अणुओं की गतिशीलता बढ़ जाती है। आपने क्या बढ़ाया, देखो जरा, ताप बढ़ाया तो क्या हो गई, दर आपकी बढ़ गई। देखना, दर बढ़ गई तो के का मान भी क्या हो गया, बढ़ गया। यानी कि ताप बढ़ाने से दर बढ़ती है और दर बढ़ने से के का मान बढ़ जाएगा। अब कारक नहीं बढ़ रहे आपके, अब कारक तो अभी भी वही है, लेकिन आपने दर किससे बढ़ाई है, ताप से। तो ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है और दर बढ़ने से के का मान बढ़ जाता है, क्योंकि के अभिक्रिया की दर का मापक होता है। हम फर्स्ट इसके विशेषता में पढ़ चुके हैं। बोलो ये समझ में आया थर्ड पॉइंट। प्रत्येक अभिक्रिया के लिए ताप परिवर्तन पर के का मान परिवर्तित हो जाता है। और चौथा पॉइंट है प्रत्येक अभिक्रिया के लिए ताप परिवर्तन पर के का मान परिवर्तित हो जाता है। और पांचवा पॉइंट है के की इकाई अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। के माने दर स्थिरांक की इकाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दर स्थिरांक के की इकाई हमेशा अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। ये क्या होती है, ये मैं बताता हूँ। अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है, यानी कि दर स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। ये अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, ये आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आता है कि अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हो। तो इसे तो मैं पढ़ाऊंगा। जब तुम अभिक्रिया की कोटि समझ जाओगे तो के की इकाई निकालना भी समझ जाओगे। अभी मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूं कि कोटि क्या होती है। किसी भी, ध्यान से सुनना, किसी भी अभिक्रिया की दर में या दर समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं पर लगी घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। जैसे मैं कहूं कि इस दर समीकरण में, ध्यान से देखना, इस दर समीकरण में अभिक्रिया की कोटि कितनी है, अभिकारकों की सांद्रताओं पर, अभिकारकों की सांद्रताओं पर क्या घात लगी है, एम और एन। अभिकारकों की सांद्रताओं पर लगी घातों का योग एम प्लस एन, यानी कि इनका योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। फिर हम निकालेंगे कोटि से इकाई। तो जब हम इकाई निकालेंगे पूरी तो हमें प्रथम कोट, द्वितीय कोट, तृतीय कोट, शून्य कोट सभी आती है पेपर में। और बहुत ही सिंपल है, 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 इकाई पूछता है, सिंपल सी, कुछ भी नहीं है। ये मैं तुम्हें निकालना सिखाऊंगा, 2 दिन कंटिन्यू पढ़ाऊंगा इस चीज को। कोटि निकालने पे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा और पेपर में ये जरूर आते हैं। ठीक है, आगे आएंगे ये, तब मैं तुम्हें समझाऊंगा।